सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष संचालक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य क्लासेस में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कृषि से संबंधित टॉपिक है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें खाद्यान्न फसलों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम लोग जिस फसलों के बारे में बात करना है उसमें तिलहन और दलहन दोनों फसलों को हमने लिया है। एक साथ क्लास में हम तिलहन और दलहन फसलों को करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहें, ठीक है, कमेंट करते जाएं और चीजों से कोई भी अगर डाउट आपको हो तो डाउट आप पूछ सकते हैं बिना संकोच, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं हमारे, जिनके माध्यम से कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं वो डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024, 25, 26 लगातार तैयारी करने बिल्कुल लगे हुए हैं और आरओ की परीक्षा के बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये हमारा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं दलहन और तिलहन फसलों में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दलहन। दलहन आपको फसल जो होती है वो आपको पता होना चाहिए कि दालों से संबंधित होती है। जो दाने होते हैं, जो दाल होते हैं, जो खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सभी आपके दलहन में आता है। जो तेलों द्वारा मतलब जो तेल निकालते हैं जिन जिन फसलों से, वो सभी तिलहन फसलें जिनके ऑयल सीड कहते हैं, और इनको हम लोग जो है पल्स क्रॉप बोलते हैं दलहन फसलों को। तिलहन फसलों को क्या बोलते हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है लेगुमिनेसी कुल की फसलों के रूप में जाना जाता है। ये जो फसल है ये लेगुमिनेसी कुल के पौधों के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, दाल जो हमारे मूंग उड़द का नाम आप बहुत बार सुनते होंगे, ये भी हमारी एक दाल है और बहुत इंपॉर्टेंट दाल है, ठीक है ना। और इन दालों का उत्पादन आपको पता है कि साल भर में 2 बार होता है। ये कंप्लीटली 2 बार क्यों किया जाता है? क्योंकि हम मिट्टी की उर्वरता शक्ति को अच्छे से बढ़ा पाते हैं। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन 78% है, क्योंकि पृथ्वी में हमें नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं मिलता, इसके लिए हम लोग एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, हमारे एक जीवाणु होता है जो हमारे इन्हीं दालों की जो जड़ों की ग्रंथियां होती हैं उनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। कि वो राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है कि वो जो है एटमॉस्फेयर से आपके वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। जिस प्रकार वो करता है तो वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को फिर से बेहतरीन कर देता है। इसलिए साल भर में 2 बार अगर मूंग उड़द जैसी फसलों का उत्पादन कर दिया जाए तो ये मानो चलो कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो फिर से मजबूत हो जाती है, हम किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग बिना किए। सबसे पहले यही चीज को आपको ध्यान रखना है और ये फसल चक्र के दौरान मिट्टी की उर्वरता शक्ति को मजबूत करने में आपकी दलहन फसलें महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन फसलों के 3 टाइप में हम हमारे भारत के अंदर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। 3 प्रकार की फसलों में आपको पता होना चाहिए कि रबी की जो फसलें होती हैं उनमें हमारे जो दलहन फसलें आती हैं, जैसे अरहर हम जानते हैं, और अरहर का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जहां होता है वो है महाराष्ट्र। इसके बाद चना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। फिर मटर, फिर इसके बाद मसूर, और मसूर का उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम खरीफ की फसलों के बारे में देखेंगे। खरीफ की फसलों में सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल में भी आता है और जायद की फसल में भी आता है। तो खरीफ की फसलों में सोयाबीन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रदान करता है। करीब 45% हमारे बॉडी में सोयाबीन मात्रा पाई जाती है। हम अगर यूज करते हैं तो 45% डायरेक्टली ले जाते हैं। यदि किसमें अगर दलहन फसलों में सबसे ज्यादा सोयाबीन जो होता है वो आपके जो है सोयाबीन क्या कहते हैं कि प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद मूंग और उड़द, आपको बताओ ये साल भर की फसल चक्र 2 बार होती है। इसके बाद जायद की फसल जो सूखे के मौसम में उगाई जाती है, सोयाबीन, मूंग और उड़द। ये आपकी दलहन फसलों के अंतर्गत जायद की जब हम फसलें करते हैं तो उनमें इसका हम वो करते हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन में आपको पता होना चाहिए एमपी का स्थान प्रथम है और पूरी दुनिया में जो सोयाबीन का उत्पादन होता है
वो अमेरिका में होता है और दूसरा ब्राजील में होता है। आपको याद होना चाहिए, पहला अमेरिका में होता है और दूसरा ब्राजील में होता है। किसका? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन। और भारत में यदि कहीं होता है तो वो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ तिलहन फसलों के बारे में बात करते हैं। ये तिलहन फसलें, यहाँ तक ये सभी दलहन फसलें थी। अब हम तिलहन फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, हम यहाँ पर लिख देते हैं दलहन और यहाँ पर हम लिख देते हैं तिलहन। चलते हैं, बात करते हैं तिलहन फसलों के बारे में बात करते हैं। तिलहन फसलों में आपको पता होगा ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां अनुपजाऊ क्षेत्र होते हैं, वर्षा की मात्रा कमी होती है, जहां पर वर्षा नहीं होती, उन क्षेत्रों में ये सर्वाधिक होती है। आपको पता होना चाहिए खाद्यान्न फसल जो थी उसके बाद दूसरी सबसे प्रमुख फसल है तिलहन की फसल, ठीक है। और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। और पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो इस बार 2023 का जो आंकड़ा आया है उसमें पहले तीसरे स्थान पर था भारत तिलहन उत्पादन में, मगर अब चौथे पायदान पर है भारत। पहला है यूएसए, दूसरा है चीन और तीसरा है ब्राजील। मतलब पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है ब्राजील और चौथा है भारत। भारत तिलहन के उत्पादन में चौथा स्थान 2023 के आंकड़े से बताया जा रहा है। इसके बाद आपको पता होने की तिलहन की फसलें जो है दो प्रकार की होती हैं, जिनमें रबी जिसके अंतर्गत सरसों आता है और फिर है खरीफ जिसके अंतर्गत आपका मूंगफली और सोयाबीन आता है। मूंगफली और सोयाबीन आता है। आपको पता होना चाहिए खरीफ के फसल में मूंगफली और सोयाबीन ये आता है। ये तिलहन और दलहन फसलों में सोयाबीन क्योंकि तेल के रूप में भी सोयाबीन यूज किया जाता है और दाल के रूप में भी सोयाबीन आता है हमारे पास। तो इस प्रकार का आपका पता होना चाहिए कि ये तिलहन फसल भी है सोयाबीन और आपके दलहन फसल भी है। तो रबी की फसल में सिर्फ केवल तेल वाली जो वस्तुएं हैं, जो तेल वाली फसलें हैं, उनमें सरसों आता है। और जो खरीफ के समय में जो फसल उगाई जाती है उसमें मूंगफली और सोयाबीन आता है। आपको पता होना चाहिए कि जो है उत्पादन और राज्य के रूप में कुछ देख लेते हैं। जैसे सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, आपको मैंने बताया है मध्य प्रदेश में होता है। और पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा होता है तो अमेरिका और दूसरा ब्राजील है, ठीक है। इसके बाद मूंगफली का उत्पादन देखा जाए तो मूंगफली के उत्पादन में भारत में यदि सर्वप्रथम होता है तो वो गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए और मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है सोयाबीन के बाद। आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग सुबह उठ करके मॉर्निंग उसको फुला करके खाने की कोशिश करते हैं, बॉडी को ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। गुजरात का स्थान प्रथम है, मगर अगर विश्व में अगर देखा जाए तो चीन पहले नंबर में आता है और भारत दूसरे नंबर में आता है। किसके उत्पादन में? मूंगफली के उत्पादन में। और मूंगफली के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और चीन पूरी दुनिया में मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। वहीं सरसों की बात करते हैं। सरसों में एक तीखापन होता है। सरसों जब पेरा जाता है और उसमें एक तीखापन होता है, वो तीखापन का कारण होता है आइसोथायोसाइनेट होता है। ये लिखा हुआ है आइसोथियोसाइनेट के कारण उस जो है तेल में तीखापन होता है और उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो एरोसिक अम्ल होता है। एरोसिक अम्ल के कारण ये तेल तीखापन होता है। एरोसिक अम्ल के कारण ये तेल तीखापन होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें आइसोथियोसाइनेट पाया जाता है। इसी के कारण जो है ये तेल का जो तीखापन होता है इसी कारण होता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात हम बात करेंगे सूरजमुखी। सूरजमुखी सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों में सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान का है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरसों के उत्पादन में सबसे ज्यादा स्थान का कहां का है? राजस्थान का है। और इसके बाद अगर विश्व में देखें तो चाइना है, कनाडा है, भारत है। भारत का तीसरा स्थान आता है सरसों के उत्पादन में। पहला चाइना का, दूसरा कनाडा का और तीसरा भारत का। तो सरसों के उत्पादन में यदि भारत में स्थान है तो राजस्थान का है और पूरे विश्व में है तो चीन का है, कनाडा का है, तीसरे नंबर में भारत आता है।
चलते हैं सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल बहुत यूज किया जाता है, ज्यादातर हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति में सूरजमुखी का तेल का उत्पादन करते हैं। और भारत में यदि सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कर्नाटक उसमें प्रथम है। और सूरजमुखी का पूरी दुनिया में यदि उत्पादन होता है तो यूक्रेन उसमें प्रथम है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए रूसी संघ दूसरा है। रूसी संघ इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन है, भारत का कहीं इसमें स्थान नहीं है, इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने से सूरजमुखी के तेल के उत्पादन में गिरावट आई और पूरे विश्व में ये सूरजमुखी के तेल का काफी प्रभाव देखने को मिला। तो ये पता होना चाहिए। और सूरजमुखी के तेल में लियोनिक अम्ल पाया जाता है, लियोनिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुसुम की बात करें, कुसुम सबसे ज्यादा यदि होता है तो भारत में महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो ये बात कुछ ऐसे पॉइंट थे जो जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, कम समय में सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कोशिश की है आपके सामने रखने के लिए। ये सभी तिलहन और दलहन फसलों को हमने कम समय में चीजों को एक साथ आपके समझ वीडियो लाकर आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया मैंने। और चीजों को अच्छे से कवर कर लो, कम समय में सारी चीजें हो जाएंगी, आपसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बिल्कुल अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जिसमें आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर में आप एक अध्यापक भी बन सकते हैं। ऐसे पॉइंट अगर कवर कर लेते हैं, आसान होगा आपको पढ़ाना और बच्चों को बताना। तो जिस माध्यम से आप एक अच्छा कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।